स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। वैसे विद्यार्थीगण और परीक्षार्थीगण जो अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको पता है कि हम लोग यूनिट 7 कहानियों पे बहुत सारा चीज़ आप तक पहुंचा चुके हैं, कहानियों पे बहुत बातें हो गई हैं। तो अब यूनिट 2 जो कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस इतिहास में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के सारे उपखंडों पे आपको सिलेबस दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे आदिकाल के पहले हिस्से में, जो कि हिंदी साहित्य के पूर्व पीठिका के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन, इतिहास की पद्धतियाँ वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो आप लोग रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जोरों शोरों से समय कम है। समय कम होने के बावजूद जिस युद्ध स्तर की तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो से, हमारे क्लासेस से और हमारे चैनल से जुड़ के आपको बहुत ही लाभ पहुँचने वाला है। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं, एक नए टॉपिक पर आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक उतना ही लाभकारी होगा जितना कि आपको कहानी वाली वीडियो को देखकर मज़ा आता है। तो शुरू करते हैं, आदिकाल हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल के अध्याय विभाजन की। यहाँ आपको 6 बिंदु नजर आ रहे हैं और पहला बिंदु है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। यदि आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझना है कि हिंदी साहित्य के पहले या आदिकाल चूंकि पहला काल है, तो उसके पहले क्या स्थिति थी, क्या उसकी भूमिका थी, तो जब आप शुरू करते हैं हिंदी साहित्य को पढ़ना, तो काल के अनुसार बात तो आदिकाल से होती है, लेकिन पहला जो बिंदु होता है वो इतिहास दर्शन को भी समझने का होता है। दूसरा प्रमुख बिंदु आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, यानी जिन जिन लोगों ने या विद्वानों ने इतिहास लिखा है, उनके लिखने की पद्धति क्या रही है, किस तरीके से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इसका भी जिक्र ये सब्जेक्टिव मैटर है, ऑब्जेक्टिव से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो बिंदु है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ ये 2 बिंदु, कि आप इसको खोजें, जाने, पढ़ें, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है। तो मैं एकदम ऑन द टॉपिक आती हूँ, तीसरे नंबर के पॉइंट, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। आज की चर्चा हमारी इसी 3 नंबर बिंदु पर होगी और धीरे धीरे हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर के जो बिंदु है वह भी हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन चूंकि वो सब्जेक्टिव बेस अधिक है। 4 परंपरा है, जैसे मैं बता सकती हूँ, विधेयवादी पद्धति है, तो कालानुक्रम पद्धति है। तो ये आप जरा अपने स्टडी पर भी छोड़िए। बना बनाया माल बहुत अधिक खाने से या बनी बनाई चीज़ें हानिकारक भी हो जाती हैं, तो ये तो आप अपने अध्ययन के लिए रखिए। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की, लेकिन हम लोग देख लेते हैं बाकी बिंदुओं को कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा। छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे आदिकाल और हिंदी साहित्य से संबंधित, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं, सीख पाएं और आपको रिवीजन का भी अच्छा मौका मिले। हमारा इसके अगले वीडियो की चर्चा होगी हिंदी साहित्य में आदिकाल के नामकरण की समस्या, सीमांकन, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां। फिर एक वीडियो हमारा स्पेशली आएगा हिंदी के प्रथम कवि कौन है। उसके बाद धार्मिक साहित्य, धार्मिक काव्य। देखिए, आदिकाल में आप लोगों ने नाम सुना होगा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का। ये तीनों मिला के ना धार्मिक साहित्य कहलाता है, क्योंकि इनका संबंध धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से रहा है। आप लोगों ने यूजी पीजी में पढ़ा होगा, ये धार्मिक काव्य के अंतर्गत आता है या धार्मिक साहित्य होता है, ठीक है। लेकिन हमारा एक स्पेशल वीडियो होगा सिद्ध साहित्य पर। हम लोग नाथ साहित्य पे अलग वीडियो करेंगे, जैन पर अलग करेंगे, रासों पे अलग करेंगे और फिर लौकिक साहित्य पर अलग करेंगे। फिर 12वां हमारा बिंदु होगा आदिकालीन गद्य साहित्य। तो अगर आप चूंकि आदिकाल को लेकर यदि आपको अपने एग्जाम की तैयारी कंप्लीट करनी है, तो चूंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, महासागर जैसी उसकी स्थिति है, तो महासागर में गहराई में डूबने से अच्छा है कि आप पहले किनारे पर स्थितियों को भांपते चलिए, स्थिति को समझते चलिए। तो आदिकाल अपने आप में एक बहुत व्यापक टॉपिक है। जब आप धीरे धीरे इसकी गहराई में उतरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओह कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना याद करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो निसंदेह अति शीघ्र यह टॉपिक कंप्लीट हो जाना है आपका।
तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए पूरे आदिकाल को मैं 12 बिंदुओं में बांट कर लाई हूँ आप लोगों के पास, और उसी 12 बिंदुओं के आधार पर छोटे छोटे वीडियो के जरिए आप तक सारी जानकारी पहुँचती रहेगी। यह हुई रणनीति की चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अध्याय 3, यानी कि आदिकाल को समझने के लिए उसके पहले की जो भूमिका होती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन, परंपरा, इन सब को देखना होता है। तो इस बिंदु पर यदि चर्चा करें हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के जो चूंकि ये काल विभाजन है, इसलिए मैं यहाँ पर इनके किताब का नाम, इनके प्रकाशन वर्ष को अंकित नहीं कर रही हूँ। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ रिपीट करने से फिर मज़ा नहीं आता है। जब इतिहास लेखन की परंपरा वाला वीडियो आप तक पहुँचेगा, उसमें हर इतिहास लेखक के किताब का नाम, उसके प्रकाशन वर्ष और उसकी विशेषता आपको मिलेगी। यहाँ केवल काल विभाजन की बात हो रही है कि ग्रियर्सन ने जो किताब लिखी थी उसमें हिंदी साहित्य को किस तरह से विभाजित किया था। तो ग्रियर्सन की किताब द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली किताब में इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य का विभाजन किया था। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के इतिहास में कितने काल विभाजन किए हैं। संख्या उनकी 11 है, तो इसको तो मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद वह कहते हैं चारण काल कहने के बाद वो कहते हैं 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तो चारण काल का संबंध यहाँ पर ना आप आदिकाल से ले सकते हैं। प्रचलित अर्थों में हम आज इसको आदिकाल कहते हैं, ठीक है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आदिकाल ही इसे कहते हैं, लेकिन ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे आज हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो मैं बस इसलिए लिख रही हूँ ताकि भक्ति काल शब्द के माध्यम से आप ये समझ सकें कि भक्ति काल को ग्रियर्सन ने क्या कहा था। तो वो 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कह रहे हैं, और यही ग्रियर्सन है जो कहते हैं कि भक्ति काल स्वर्ण युग है। उसके बाद जायसी की प्रेम कविता और ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये जितने भी टॉपिक है ना, आपको पता होगा कि ये सब भक्ति काल में समाहित हो जाते हैं, जो कि सूफी और संत मत और राम कृष्ण धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में समाहित होते हैं। मुगल दरबार बोल के आपको रीतिकाल की याद आ रही होगी। चूंकि उस वक्त उन्हें नहीं सूझा था कि क्या नाम दे, इन्होंने मुगल दरबार का प्रभुत्व देखा उस वक्त की रचना पर, तो उन्होंने लिख दिया मुगल दरबार। पहले पहल कर रहे थे विभाजन, तो जो लक्षण दिखे उस आधार पर उन्होंने नामकरण कर दिया। आज चूंकि बहुत सारे विद्वानों के दृष्टि से छनकर हमारे पास मटेरियल पहुंच चुका है, तो अब हम पहचानते हैं अच्छा मुगल दरबार का जो प्रभाव है वो रीतिकाल के साहित्य पर है। इसलिए बस याद करने के लिए और पहचानने के लिए मैं ये बिंदु आप तक लिख रही हूँ। तुलसीदास की भी यदि बात करें तो ये भक्ति काल में समाहित हो जाते हैं। तो भक्ति काल में पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसीदास, ये सब भक्ति काल के पॉइंट थे, लेकिन उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में मटेरियल मिला था, उन्होंने इस तरह से विभाजन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और ये फिर कहते हैं रीति काव्य। तो रीति काव्य बोल के भी ना ये रीतिकाल वाला ही मैटर है, ठीक है। रीति काल में भी अब जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है, तो एक ये रीति काव्य जिसे हम लोग बद्ध मानते हैं कि रीति से बंधी हुई है। तुलसीदास के अन्य परवर्ती मतलब तुलसीदास के बाद जो थोड़े बोरे बचे हुए कवि थे ना, उनका भी जिक्र वो कर रहे हैं। तो संभवतः ये ना जो इनका पॉइंट है, ये भक्ति काल और रीति काल के बीच का मामला है। भक्ति काल और रीति काल, जब ये भक्ति काल समाप्त हो रहा था और रीति काल शुरू हो रहा था, तब का मामला है जब वो परवर्ती कवि लिख रहे हैं। उसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो जब ये इतिहास देख रहे थे तो इन्होंने पाया कि पहले ब्रिटिश कंपनी आई, फिर विक्टोरिया का शासन हुआ, उस बीच में हिंदुस्तान की रूपरेखा क्या थी। तो हम ये समझने के लिए मान सकते हैं इन दोनों टॉपिक को कि ये हिस्सा जो है हमारे आधुनिक काल से है। रीतिकाल समाप्त हो चुका है, आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी होती है। तो प्रचलित जिन शब्दों से हम परिचित हैं ना, उनका प्रारंभिक रूप आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ग्रियर्सन ने किस तरह से विभाजन किया कुल 11 भागों में। ये बात हो गई काल विभाजन की। अब आते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो इन्होंने कहा पहले प्रारंभिक काल।
अब प्रारंभिक काल कह तो रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक काल को भी ये दो भागों में बांट रहे हैं, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक काल, ठीक है। और इसका समय भी विक्रम संवत में दे रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ईसवी से विक्रम संवत के बीच ना 57 वर्ष का फासला होता है, 57। अगर आप 57 वर्ष या टाइमिंग जो है ईसवी में माइनस करेंगे ना, तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। सॉरी, ये करने पर माइनस तो विक्रम संवत में करेंगे, जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ईसवी आपको मिलेगा। विक्रम संवत चूंकि 57 साल आगे है, ईसवी पीछे चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो 57 अंक का यहाँ मामला है। तो इन्होंने जो विभाजन किया है ना, वो विक्रम संवत में है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया कैलेंडर से ये चल रहा है। और फिर उत्तर प्रारंभिक काल यानी पहले और बाद, ये दो भागों में भी बांट रहे हैं। प्रारंभिक काल के बाद ये कहते हैं माध्यमिक काल, ठीक है। माध्यमिक काल कह के भी ये पूर्व माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक में बांट रहे हैं। और समय भी आप देखिए विक्रम संवत में है, तो समय तो आपको थोड़ा बार बार रिवीजन करके ही आप समय को या उस काल के ईयर को संकेत वाइज अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ग्रुप स्टडीज करके एक दूसरे से पूछ पाछ के या बार बार खुद से ही पूछ कर ये याद रखना होगा कि अच्छा पूर्व प्रारंभिक काल है, उसका समय क्या है, या पूर्व माध्यमिक काल है, उसका समय क्या है। फिर इसी तरह ये तीसरा कहते हैं अलंकृत काल। तो अलंकृत काल को आपको पता होगा, ये आज का रीति काल है, ठीक है। आज का रीति काल, जैसे जब नामकरण की बात होगी ना, आपको वीडियो मिलेगा कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर, तो वहां पर ये बात निकल के सामने आएगा कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है। बहरहाल यहाँ भी पूर्व अलंकृत काल और उत्तरा अलंकृत काल। अलंकृत का मतलब होता है सजाना, गहना। तो उस वक्त रीतिकाल के कवि ना, जैसे आज हम आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि रीतिकाल है, वो बहुत सुंदर से सजाते थे, इसलिए अलंकृत काल कहा गया। उसके बाद ये कहते हैं आधुनिक काल। इसमें भी दो भाग कर रहे हैं, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। समय विक्रम संवत का अभी यहाँ पर अंकित है। ये विभाजन है मिश्र बंधुओं का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तीसरे नंबर के इतिहास लेखक प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने रस के आधार पर विभाजन किया है। ये सवाल पूछ देगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस आधार पर लिखा है, या कभी पूछा भी है नेट के एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों के बीच सबसे पहली मानक किताब आई ना, किसको फॉलो करे, इतिहास तो बहुत सारे लोग लिख कर चले गए, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रथम है, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा। तो ये कहते हैं सबसे पहले पहल वीर गाथा काल। क्यों कहते हैं, इसका जिक्र आदिकाल के नामकरण की समस्या में हम करेंगे। बहरहाल इन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत समय माना वीर गाथा काल का। और आप चिंतित ना हो, ये वीर गाथा काल ही आज हमारा आदिकाल है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं भक्ति काल, जिसे मिश्र बंधु कह रहे थे माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, ये भक्ति काल नाम दे रहे हैं। फिर ये रीति काल नाम दे रहे हैं, जिसे माध्यमिक काल, और ये कह रहे थे अभी देखिए मिश्र बंधु क्या कह रहे थे, अलंकृत काल। माध्यमिक काल ये क्या कह रहे थे, तो ये हमारा भक्ति काल है, मध्य का काल, ठीक है, भक्ति काल हुआ। तो इन दो नामों के विपरीत शुक्ल जी ने कहा भक्ति काल और रीति काल। और ध्यान दीजिएगा कि जहां पर मिश्र बंधु ने आधुनिक काल कहा है ना, वहां पर चूंकि मिश्र बंधुओं की किताब पहले आई, शुक्ल जी की बाद में आ रही है, ये गद्य काल कह रहे हैं। ये आधुनिक काल शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये कह रहे हैं गद्य काल, क्योंकि उस वक्त आधुनिक साहित्य में गद्य लिखा जाना शुरू हो चुका था खड़ी बोली में। तो इसका प्रभाव देखते हुए उन्होंने कहा गद्य काल। और समय आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सारा समय विक्रम संवत में है। राम कुमार वर्मा की यदि बात करते हैं तो आप देख रहे हैं, पहले ये संधि काल कहते हैं आदिकाल को, फिर चारण काल कहने लगते हैं। तो ये ग्रियर्सन से तो प्रभावित है, ठीक है। ये दोनों नाम मिलाकर आज आदिकाल में समाहित हो गया है, लेकिन जब काल विभाजन कर रहे थे वर्मा जी, तो ये प्रभावित हुए थे ग्रियर्सन से और चारण काल कह रहे थे। उसके बाद ये जो तीन नामकरण है ना, ये इस पर प्रभाव जो है आचार्य शुक्ल का है।
चूंकि आचार्य शुक्ल पहले ग्रंथ लिख चुके थे और शुक्ल जी की मान्यताओं का रामकुमार वर्मा के ऊपर बहुत खासा प्रभाव है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल नाम देना ये आचार्य शुक्ल से प्रभावित है। लेकिन समय को लेकर आपको 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल का समय थोड़ा अच्छा यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, रीतिकाल का जो समय है ना वो यही वाला मानते हैं, यहाँ 1700 से 1900 ही मानते हैं, फिर 1900 से अब तक, चूंकि ये आचार्य शुक्ल से प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जानते हैं। तो इन्होंने कहा आदिकाल। इस काल विभाजन से भी आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिकाल के नामकरण को लेकर किन किन लोगों ने क्या क्या संज्ञा प्रस्तावित किया था। आदिकाल जिसका हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम वो कालखंड, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया और उन्होंने ईसवी, अब देखिए यहाँ पर समय जो है ईसवी में आ चुका है, विक्रम संवत नहीं है, तो 1000 से 1400 ईस्वी। लेकिन यहाँ पर ये पूर्व माध्यमिक उत्तर मध्यकाल आ ही रहा है, जो कि पहले मिश्र बंधुओं में हमने देखा, प्रयोग इसका हो चुका है। लेकिन समय को थोड़ा आप देखिएगा, 1400, 1700, 1700 से 1900 चल रहा है, थोड़ा सिमिलर है। फिर आधुनिक काल आता है 1900 से अब तक, लेकिन ये सब है ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त की। तो ये भी पूर्व की भांति कह रहे हैं आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। समय में थोड़ा आपको अंतर नजर आ रहा होगा, तो हर लेखक, हर इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से समय को डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन मामला लगभग एक सा ही है। तो ये आपको डेट्स याद रखने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। तो विद्यार्थी के दृष्टिकोण से जब मैंने कहा कि आपको शुक्ल जी जो पहले मानक रूप में प्रकट होते हैं, उनके बाद समझने के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो दूसरा जो नाम प्रमुख आता है और विद्यार्थियों के लिए प्रथम, वो डॉक्टर नगेंद्र का। उन्होंने जो इतिहास की किताब संपादित की थी उसमें उन्होंने हर तारीख, हर वजह को क्लियर स्टूडेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे से उल्लेखित किया है। तो ये अब कह रहे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये जो विभाजन अभी आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, इस विभाजन पर सभी लोग एक मत होते हैं पढ़ने वाले। समय को लेकर आप यहाँ पर थोड़ा 19-20 देख सकते हैं, चूंकि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया है, इन्होंने समय दिया है ये 7वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना है, उसके बाद रीतिकाल 17वीं शती के से 19वीं शती के मध्य और आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक माना है। तो ये जो ईस्वी में आपको समय नजर आ रहा है ना, ये ऑल ओवर एक मार्किंग है कि जब भी जितने भी विद्वान हिंदी साहित्य में आदिकाल की काल विभाजन या बाकी कालों का विभाजन कर रहे थे, तो उन्होंने अप्रोक्स कितना समय दिया था। तो कुल मिलाकर जितने भी लेखक हैं ना, वो इसी के बीच आ रहे हैं ईस्वी के मैटर पे। बट आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र जो है उनका ये रहा है टाइम टेबल, वो शताब्दी में बांध दे रहे हैं। कोई लफड़ा ही नहीं कि यहाँ इतने सन से या इतनी ईस्वी से शुरुआत हो रही है, इतने से नहीं हो रही है। 100 वर्षों का फासला होता है, जितने भी विद्वान हैं सभी उसमें समाहित हो जा रहे हैं। आगे देखें तो आधुनिक काल का जो ये विभाजन हमें मिल रहा है, जिस पर आज हम सभी पढ़ते हैं, एकदम आसान तरीके से किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, इसे हम आज भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा गया है। सामान्य भाषा में आपको यही प्रचलित नाम होगा, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र लिख रहे हैं पुनर्जागरण काल। ये जो जागरण सुधार काल है ना, इसे हम आज कहते हैं द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग। अब यदि आगे बात करें तो छायावाद काल, ये स्पष्ट रूप से 1918 से 38 का समय रहा। छायावाद उत्तर काल यानी छायावाद के बाद, छायावाद के बाद प्रगति प्रयोग काल यानी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। फिर कविता के दृष्टिकोण से यदि विभाजन होता है तो नई कविता, अकविता, ऐसे बहुत सारा जो विभाजन है हमें देखने को मिलता है। लेकिन नगेंद्र जी ने कहा कि प्रगति प्रयोग काल का समय लगभग ये रहा है और फिर नवलेखन काल शुरू हो गया 1953 से, जो कि अब तक चल रहा है। कुल मिला के यही विभाजन रहा है डॉक्टर नगेंद्र का, और सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक और सबसे अधिक व्यवहारिक भी, और बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, साहित्य के अध्येताओं के बीच में प्रयोग की जाने वाली यही है काल विभाजन की रूपरेखा जो समझ में आती है। लेकिन हमें याद तो सभी को करना है, ध्यान तो सभी का रखना है कि किसने ईस्वी में रखा है, किसने विक्रम संवत में रखा है समय को, किसने क्या नाम दिया है। यही एक मात्र शर्त होती है
परीक्षा की कि आपको सब कुछ याद रखना पड़ता है और ये मजबूरी भी है। डॉक्टर बच्चन सिंह की यदि बात करें तो इनका विभाजन आप देख रहे हैं, ये कहते हैं पहले काल को अपभ्रंश काल, फिर भक्ति काल, रीति काल, शब्द वैसे ही है, आधुनिक काल वैसे ही है। समय को लेकर थोड़ा आप अंतर देख पा रहे होंगे। तो अपभ्रंश काल को लेकर जो इन्होंने कहा है ना, अपभ्रंश काल वही आदिकाल, इसे भी आप चूंकि आदिकाल में अपभ्रंश भाषा में चीज़ें लिखी जा रही थी, साहित्य रचना हो रही थी, तो वो आज हमारा आदिकाल है स्पष्ट रूप से। तो कुल मिला के आपको इतने ही विद्वान मिलेंगे जो कि काल विभाजन के लिए महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित सवाल आ सकते हैं। अब चुनौती आपके लिए यही है कि आप डेट्स को कितने अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं, अपने दिमाग में उसको अस्थायी रूप दे सकते हैं। अब यदि बात करें तो काल विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पहला तथ्य ये कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए कहा, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य शुक्ल से पहले मिस्र बंधुओं ने इतिहास लिखी थी, ठीक है, तो उन्होंने लगभग ऐसे ही किया था, पूर्व मध्य ऐसे बांट दिया था, जो कि अभी आपको कुछ देर पहले नजर आया था। तो इस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ये इतिहास लिखने का पैटर्न नहीं है कि आप पूरे इतिहास को आदि, मध्य और आरंभ और पूर्व उत्तर में बांट दीजिए। ये स्टेटमेंट आचार्य शुक्ल का है मिस्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी उनकी आती है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ये है, उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उन्हें खंडित किया। आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल जी जो कि एक मील के पत्थर, एक परम पूजनीय वंदनीय महापुरुष सिद्ध हुए पाठकों के बीच में, हिंदी के अध्येताओं के बीच में, उनकी मान्यताओं को सबल यानी एकदम तर्क के साथ उनकी मान्यताओं को खंडित करने का साहस अगर किया है तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जहां तक ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा की बोध की बात है तो निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल के इतिहास में आप कबीर के बारे में थोड़े उपेक्षित दृष्टिकोण पाएंगे शुक्ल जी का, लेकिन द्विवेदी जी ऐसे हैं कि वो जो भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीय ऐतिहासिक बुनावट है, जैसा कि शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, ऐतिहासिक और चेतना और पूर्व परंपरा की बोध की बात है, तो जो हमारी विरासत है, हमारी खुशबू है, हमारी बुनावट है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए द्विवेदी जी ने कबीर रचा, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल रचा और उसमें उन सारी परंपराओं को, मान्यताओं को खंडित किया जो चला आ रहा था काल विभाजन को लेकर या हिंदी साहित्य को लेकर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत ठोस रूप से प्रमाणित हो जाते हैं और वहां पर शुक्ल जी थोड़े पिछड़ते नजर आते हैं। अब देखिए तीसरा और अंतिम है गणपति चंद्रगुप्त का स्टेटमेंट कि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, यानी काफी रिसर्च वर्क हुआ है जिसमें बहुत सी नई सामग्री मिली, नए तथ्य मिले और नए निष्कर्ष भी प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त का ये कहना है कि इतने सारे रिसर्च वर्क हो चुके हैं हिंदी साहित्य को लेकर कि जब जो अब नई मान्यताएं आ रही हैं ना, उसमें आचार्य शुक्ल जो है ना पिछड़ रहे हैं, वो अब सिमट रहे हैं, क्योंकि प्रमाण के साथ बहुत सारी नई चीज़ें और वास्तविक चीज़ें अब उन पर भरोसा करना आसान हो रहा है, तो उनकी मान्यताएं कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। और अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहाँ स्थापित हो गए हैं कि जैसे अब हमारे कुल में कोई बड़े पुरखे पुरनिया होते हैं, वो स्थापित होते हैं, उनका केवल नाम अंकित होता है कि हाँ इन्होंने एक योगदान किया। शुक्ल जी का महत्व इसीलिए है क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़े वैज्ञानिक ढंग से, थोड़े सिस्टम के अनुसार उन्होंने लिखा था, लेकिन जब नए रचनाकार आते हैं और नई मान्यताएं तर्क के साथ लाते हैं तो वहां पर मामला तो थोड़ा पिछड़ने वाला बन ही जाता है। कुल मिला के ये जानकारी रही काफ़ी सीमित और काफ़ी सटीक काल विभाजन को लेकर, जो कि आपको इन बिंदुओं में नज़र आ रही है। हमने बात की है
आज हमारा ये जो तीसरा अध्याय है ये पूरा हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को सुनकर अधिक से अधिक सारी चीज़ों को नोट करें और जितने जल्दी आप इसे याद कर लें। हमारी बात 12 बिंदुओं तक हुई है। 12 में से जो आरंभ के 2 बिंदु हैं वो एकदम आपके ऊपर है। तीसरा आज कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो आपको मिलेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर। तो ये रही हमारी पूरी चर्चा हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन को लेकर। मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी गण को हमारी आज की यह चर्चा काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे टर्म हैं, तो ऐसे में डेट्स याद रखना, किताबों का नाम याद रखना या फिर लेखक का नाम याद रखना, इन सारी चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। जिस सहजता से हम आप तक उपलब्ध हो पा रहे हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि ये सारी हमारी मेहनत, आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा सभी कुछ मिल के हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफल होंगे। हमारी जितनी भी तैयारी है आप लोगों के लिए और आप जितना प्रयास कर रहे हैं हमसे जुड़ने के लिए और लाभान्वित होने के लिए, ये सभी हमारी जो सामूहिक ऊर्जा है निश्चित रूप से हमें एक अच्छे निर्णय तक पहुंचाने में सफल होगी। हम एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। तो आदिकाल के काल विभाजन के बाद हमारा अगला वीडियो होगा आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा पर। किन लोगों ने सबसे पहले इतिहास लिखा और उनका कालक्रम। चूँकि जब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आधारभूत जानकारी तो होगी, लेकिन चूँकि अभी जो समय है हम लोग रिवीजन मोड में हैं, तो रिवीजन करने के दौरान भी यदि आप इन सारी चीज़ों को दोबारा सुनेंगे तो चीज़ें अच्छे से याद रह पाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ साझा होगा। तब तक के लिए गुड बाय।